था मिरर। चलो क्या पढ़ा था? मिरर। मिरर में क्या पढ़ा? मिरर प्लेन मिरर, और इमेज फॉर्मेशन, स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ा था। आज मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कुछ बिना काम की बातें, ठीक है? कंपटीशन में काम किए, जैसे ये दो मिरर हैं, एक ये मिरर है, इनके बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है? तो इसकी इमेज इसमें बनेगी, उस इमेज की इमेज इसमें बनेगी, इसकी इमेज इसमें बनेगी, तो क्या बहुत सारी इमेज बनेगी? बनेगी या नहीं? तो बहुत सारी इमेज बनेगी। कितनी बनेगी नंबर ऑफ इमेज? इफ 360 by theta is an even number, यदि 360 by theta इवन नंबर है, ठीक है, तो क्या होगा? तो ऐसे होगा, नंबर ऑफ इमेज होगी 360 by theta minus 1, ठीक है? एंड इफ 360 by theta is an odd number, यदि 360 by theta क्या odd number है, तो दो केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? दो केस। दो। कौन कौन से केस बनेंगे? पहली बात, यदि इमेज पड़ी है सिमेट्रिकल पोजीशन में, सिमेट्रिकल का मतलब दोनों से सेम डिस्टेंस पर पड़ी है, ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी? ठीक है? और ऑब्जेक्ट यदि एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल का मतलब एक के ज्यादा पास है, एक से थोड़ा दूर है, तो नंबर ऑफ इमेज होगी 360। ठीक है? अब आपको यदि ये कहें कि if two mirror are present at 60 degree angle, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी? 360 by 60 क्या होता है? 6 ऑड है या इवन है? इवन। इसमें नंबर 1 आएगा, 5 इमेज बनेगी, 5 इमेज बनेगी। आगे समझ में? ठीक है? कोई प्रॉब्लम? अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? मैं आपको कल बता चुका हूं, जब किसी होलो ग्लास स्फीयर के कटे हुए पार्ट के एक और रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की पॉलिश कर दें, तो इस तरह से बनी हुई स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। बोलो, कहते हैं कि नहीं? चाहे पॉलिश बाहर कर दें, चाहे पॉलिश अंदर कर दें। बाहर पॉलिश करोगे तो वो कॉन्केव मिरर, और अंदर पॉलिश करोगे तो कॉन्वेक्स। तो कैसा? कन्वेक्स। बोलो, यही यस है या नहीं है? तो ये हो गए भाई मिरर। अब है कि रेज यूज्ड फॉर, पहले हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। कौन कौन सी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे? सबसे पहले देखो, ये कनकेव मिरर है क्योंकि मैंने बाहर की ओर पॉलिश की है, अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग फेस है। अंदर की ओर क्या है? रिफ्लेक्टिंग फेस। ये कन्वेक्स है, यस सर। ठीक है? सबसे पहले अब पोल, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग फेस इज कॉल्ड पोल। रिफ्लेक्टिंग फेस के सेंटर को हम क्या कहते हैं? पोल। पोल। ठीक? दूसरा,
एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है स्फेरिकल मिरर को हम किसी होलो ग्लास स्फीयर का कट पार्ट मानते हैं, है ना, कि ये भाई कोई होलो ग्लास स्फीयर और उसका पार्ट जो है वो स्फेरिकल मिरर होता है। उसका पार्ट क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। तो आप ये कहेंगे स्फेरिकल मिरर इज कंसीडर्ड एज ए कट पार्ट ऑफ होलो ग्लास स्फीयर। स्फेरिकल मिरर इज कंसीडर्ड एज ए कट पार्ट ऑफ होलो ग्लास स्फीयर। The center of this hollow glass sphere is called center of curvature. The center of this hollow glass sphere is called Center of curvature. मतलब ये है कि इस स्फेरिकल मिरर को किसी होलो ग्लास स्फीयर का कटा हुआ पार्ट मानते हैं, कि कोई बड़ा सारा स्फीयर था उसका ये कटा हुआ पार्ट है। जैसे मटके का टुकड़ा टूट जाता है ना, तो वही मटका होता है मिट्टी का, टुकड़ा तोड़ लेते हैं तो ऐसा ही होता है ना, एक टुकड़ा वैसा ही होता है। वैसे ये एक होलो ग्लास स्फीयर का कटा हुआ पार्ट है। जिस होलो ग्लास स्फीयर का इसको कटा हुआ पार्ट मानते हैं उसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्फेरिकल मिरर इज कंसीडर्ड एज द एलिमेंट ऑफ ए होलो ग्लास स्फीयर। स्फेरिकल मिरर इज कंसीडर्ड एज द एलिमेंट ऑफ होलो ग्लास स्फीयर। द सेंटर ऑफ दिस होलो ग्लास स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। द सेंटर ऑफ दिस होलो ग्लास स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। समझ में आ गई बात? दूसरी बात सुनो, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल या डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, सब रेडियस ही तो है। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गई बात? थर्ड पॉइंट अपने कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द एक्सिस passing through along the line joining center of curvature to pole is called मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जो मिलाने वाली लाइन है उसके अलोंग जो एक्सिस होता है उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया बात? अब हम कहते हैं फोकल लेंथ एंड फोकस पॉइंट। यहां थोड़ी सी बात समझने की है। देखो ये लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ये लाइट की रेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, तो यहां से इसको जो मिलाने वाली लाइन है ना, फोकस नहीं है ये, सेंटर, ये मिलाने वाली लाइन, ये मिलाने वाली लाइन क्या है? यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या सरकमफेरेंस पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है? क्या सरकमफेरेंस पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है? भाई कोई स्फीयर है उसकी ये रेडियस है, क्या इस सरकमफेरेंस पे ये परपेंडिकुलर होती है? यस सर। इसका मतलब किस सरफेस पे ये डॉट 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 वाली लाइन परपेंडिकुलर है ना? तो ये नॉर्मल हो गई या नहीं? यही लाइन क्या हो गई? नॉर्मल। ये लाइन क्या हो गई? नॉर्मल। और आपने पढ़ा है कि कोई भी रेज रिफ्लेक्ट होती है तो नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंस हो रही है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। तो बताओ इस रे को कहां जाना है? फिर नीचे जाना है या ऊपर जाना होगा? नीचे। नीचे, क्योंकि जितना एंगल ये बना है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होना है, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। यस सर। बोलो जाना पड़ेगा यार। ये रे कहां से आती हुई महसूस हो रही है? यहां से आती हुई महसूस हो रही है। ये रे आई, जितने एंगल पे इंसिडेंस हुई उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होना है नॉर्मल के साथ। तो नीचे आना है इसको या ऊपर जाना है?
नीचे आना पड़ेगा, तो ये नीचे आएगी। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट में से पास हो रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट में से पास होती है, महसूस हो रही है। ठीक है, तो आप ये फोकस और फोकल लेंथ की क्या डेफिनेशन देंगे? द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू ए पॉइंट ऑन फोकस और appears to pass through a point on focus, appears to pass through a point on principal axis. This point is called focus and distance between focus and core is called Focal length. आप ये कहेंगे the light ray coming parallel to principal axis after reflection pass through a point on principal axis or appears to pass through a point on principal axis. appears कहाँ होता है? कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में तो अपीयर हो रहा है और कनकेव में पास हो रहा है। ये किस में होता है? कनकेव है ना? दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट है ना? एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। सर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी था कैमरा मैन शेर के साथ। अच्छा अब सुनो, अब सुनो भाई आगे की बात। अब है रेज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। आपको ये बताया हुआ है कि इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज का मिलना जरूरी है ना? दो रेज मिलेगी तो इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो दो रेज का मिलना बहुत जरूरी है। अब दो रेज कौन कौन सी होगी? तो मैं इसमें बता रहा हूं आपको, मैं चार रेज के ऑप्शन दे रहा हूं, चार में से कोई भी दो रेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं बना रहा हूं कनकेव मिरर, क्योंकि बाहर की ओर पॉलिश है, तो ये है कनकेव, और ये मैं बना रहा हूं कन्वेक्स मिरर। ये हो गया अभी कन्वेक्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट ये प्रिंसिपल एक्सिस, the rays coming parallel to principal axis, the rays coming parallel to principal axis after reflection it will be pass through the focus. दो लाइट की रेज, जो लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, है ना, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास होगी या पास होती हुई अपीयर होगी? पास होगी। इट विल बी द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection it will be pass through focus in concave mirror and appears to pass through focus in convex mirror। जैसे ये convex है, इसमें ये गई इधर, लेकिन ये जाती हुई कहां से महसूस हो रही है? फोकस से, फोकस में से। तो फर्स्ट तो ये हो गया, फर्स्ट रे द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस और appears to pass through focus। क्लियर? सेकंड, the light ray coming through the focus, the light ray coming through the focus, ये सेकंड वाली है अभी। after reflection it became parallel to principal axis, after reflection it became parallel to प्रिंसिपल ये एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद में कैसी हो गई? पैरेलल हो गई। और the light ray appears to coming through the focus, appears to coming through the, जैसे देखो ये रे है, ये रे यूं आ रही है,
ये कहां से आती हुई महसूस हो रही है? फोकस से फोकस में से। रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी? पैरेलल। पैरेलल ठीक है, क्या कहोगे? द लाइट रे which coming through the focus or appears to coming through the focus after reflection became parallel to principal axis. After reflection became parallel to Principal axis. क्लियर हुई बात? रुको, हाँ बोलो। सर वो जो लाइन है सर उसकी सर एरो अपने इधर लगा दे, जैसे अपने किधर लगाना है? सर जैसे फर्स्ट वाली लेके आए हैं ना वैसे ही हाँ। सर सेकंड वाली नीचे वाली। थर्ड रे में कौन सी रे लेंगे? कौन सी रेंज कौन सी रे लेंगे थर्ड में? थर्ड में हम रे लेंगे जो लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी में नॉर्मल होता है, ऐसे नॉर्मल होता है क्योंकि ये लाइन भी तो नॉर्मल ही है। अब नॉर्मल से के साथ साथ में कोई रेज आ रही है तो बताओ नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है, यही नॉर्मल है इसे, यही इसका ये नॉर्मल है कि नहीं है? नॉर्मल के साथ ही आई तो नॉर्मल के साथ ही जाएगी क्योंकि 0 डिग्री पर आई वो रिफ्लेक्ट भी कितने डिग्री पर होगी? 0 तो आप ये कहेंगे द लाइट रे कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइट रे कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव बैक ऑन सेम मीडियम और सेम पाथ। आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव बैक ऑन सेम पाथ। जो लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई महसूस हो रही है ना, वो वापस इसी पाथ पर लौट आती है। ठीक है, ये थर्ड वाली रे। कौन सी रे है ये? थर्ड। और फोर्थ वाली रे कौन सी है? कि जो लाइट की रे पोल पर आकर टकराती है, किस पर आकर टकरा रही है? पोल पर। ये पोल पर आकर टकरा रही है तो जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस से टकराती है उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से मुड़ जाएगी। रिफ्लेक्ट हो जाती है। द लाइट रे इंसिडेंट ऑन पोल makes angle of reflection equal to angle of incidence, makes angle of reflection equal to angle of incidence। तो ये चार रेज हैं। पहली रेज जो पैरेलल आई वो फोकस में से जाएगी, पैरेलल आई वो फोकस में से जाती हुई या तो महसूस होगी। ठीक है, सेकंड जो लाइट की रे फोकस में से आएगी या आती हुई महसूस हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड जो लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होगी वो वापस उसी पाथ पर लौट आती है। और फोर्थ the light ray that incident on pole makes angle of reflection equal to angle of incidence। ठीक है भाई, ये हो गए चारों के चारों रेज। अब सुनोगे आगे की बात। अब इसमें आगे अपने ये पढ़ लिया रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन हम कैसे निकालेंगे? सपोज करो ये कनकेव मिरर है, ये क्या है? कनकेव मिरर है। ठीक है, एक लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, एक लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? आई एंगल बना रही है। और जो नॉर्मल होगा वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाता है और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो किस में से जाती है? फोकस में से। और ये क्या बनाएगी? आर। और ये बताइए आपको I इक्वल टू आर होता है? यस सर। तो रिफ्लेक्शन में I इक्वल टू हमेशा क्या होता है? आर होता है कि नहीं? यस सर। अब मैं काम करता हूं, सपोज करो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ है वो पॉइंट है M और ये है पोल P और यहां से इसकी कर्वेचर काफी लार्ज मानकर मैं इस पॉइंट को नीचे मिला देता हूं ऐसे यहां, और ये पॉइंट है P डैश। पॉइंट क्या है ये? P डैश। P डैश। कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो भाई, सबसे पहले आप ये लेंगे एंगल C और इसको मैं कह देता हूं M। एंगल NMC इज इक्वल टू एंगल MCP। MCP। MCP
क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल ही होंगे ना, यस सर। बोलो होंगे या नहीं, यस बोलो होंगे या नहीं। फिर आपको एंगल एम पी और ये किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये एंगल आई के इक्वल ही होगा ना, और आई आर के इक्वल होगा या नहीं। फिर मैं ये कह सकता हूं एंगल एन एम एफ, ये वाला एंगल पूरा इज इक्वल टू एंगल एम एफ पी, क्योंकि देखो ये जेड बन रहा है ना, यस सर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल, इज इक्वल टू एंगल एम एफ पी इज इक्वल टू क्या होगा, आई प्लस आर, और आई और आर तो इक्वल ही होते हैं, इसका मतलब मैं इसको 2i कह सकता हूं, इसको कोई बार इक्वेशन नंबर 1 और इसको कोई इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब देखो इन ट्रायंगल एम पी डैश सी, एम पी डैश सी में tan i किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, एम पी डैश बेस कितना है, सी पी डैश। बोलो यही है, ठीक है। और इफ कर्वेचर इज वेरी लार्ज देन tan i को हम i के क्या मान लेंगे, अप्रोक्सीमेट इक्वल मान लेंगे, सॉरी यदि i बहुत कम है तो tan i को रेडियन में किसके इक्वल मान लेंगे, i के, i इज इक्वल टू क्या होगा, एम पी डैश सी पी डैश। ठीक। फिर कहो इन ट्रायंगल एम एफ पी डैश, इन ट्रायंगल एम एफ पी डैश, इस वाले ट्रायंगल एम एफ पी डैश, क्या ये 2i है, यस से सर। प्रूव किया ना ये 2i है, 2i है, तो tan 2i किसके इक्वल होगा, 2i के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, एम पी डैश बेस कितना है, एफ पी डैश है ना, इफ i इज वेरी लेस 2i हो जाएगा ये। तो tan 2i को किसके इक्वल लिख देंगे, 2i और 2i को क्या लिखेंगे, एम पी डैश अपॉन एम पी डैश। बोलो कहेंगे या नहीं। When equation 3 is divided by 4, इक्वेशन 3 में 4 का डिवाइड किया, 3 क्या है, पी डैश i, ये क्या है, 2i mp डैश अपॉन fp डैश, 2i क्या है, mp डैश इनटू सीपी अपॉन fp डैश। एफपी है CP बार सीपी। एक मिनट सर एम पी एक डैश मिनट। सी पी डैश। mp डैश क्या हो गया। अब ये बताओ कि इफ कर्वेचर इज वेरी लार्ज, यदि इसका कर्वेचर बहुत बड़ा है तो आप p डैश को p के अप्रोक्सीमेट क्या मानोगे, पास, देन p डैश इज कंसीडर्ड नियर टू p, p डैश को p के क्या मानोगे, करीब ही मानोगे, मानोगे या नहीं। यस सर। तो आप इसको लिख दोगे i अपॉन 2i इज इक्वल टू fp पी अपॉन सीपी अपॉन सीपी cp। i से i क्या हो गया, और फोकस की पोल से डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस क्या होती है, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, r/2 तो फोकल लेंथ रिमेन इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल। आ गया समझ में, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है।